हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ 2023 से के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह मॉडल टेस्ट पेपर फोर्थ है। इससे पहले हमने 3 मॉडल टेस्ट पेपर करा रखा है। यह वीडियो पर लोड है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा व भागीरथी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम होता है वह कौन सा कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। यानी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जब संगम होता है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। जो भारत में 5 प्रयाग हैं उनमें से देवप्रयाग एक है। और यही देवप्रयाग से जब आगे की जलधारा बहती है तो उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं? गंगा कहने लगते हैं। यानी गंगा गंगा नदी ही यहीं से बनती है, जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से क्या करती है? प्रवेश करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी की जो पुस्तक है, इसके लेखक गुलनार मिड्डल हैं। यानी गुलनार मिड्डल हैं। और इसका जब प्रथम प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1970 में इसका प्रथम प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो 1992 का जो एजेंडा 21 है, इसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण से है। अगर पर्यावरण की बात करें तो इसमें एक होता है सतत विकास। यानी सतत विकास जो है, एजेंडा 21 का क्या है? रिजल्ट है। और यह कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। किस सम्मेलन में ये एजेंडा निकला था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में क्या था? यह एजेंडा निकला था, एजेंडा 21, जिसका संबंध है सतत विकास से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ब्याज भुगतान पर 20% कुल व्यय का था। करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% थी। सब्सिडी की यहाँ बात कर रहा है 996%। तो सब्सिडी 996% नहीं दी गई थी 23 और 24 वाले बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम था, इसको सर्वप्रथम 1974 में, यानी 1974 में इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। और 1988 में इसमें एक बार पुनः क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स यानी घटकों में बना होता है? तो मानव हृदय की अगर बात की जाए तो मानव हृदय जो है 4 चैम्बर यानी 4 घटकों पे क्या होता है? बटा होता है। ऊपर के जो बाएं और दाएं घटक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। ये ऊपर के 2 घटक होते हैं। अगर नीचे की बात करें, जो नीचे के 2 घटक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? निलय निलय कहा जाता है। यानी मानव हृदय जो है 4 चैम्बरों में बटा होता है। जो ऊपर के दाएं और बाएं होते हैं उन्हें अलिंद कहा जाता है। और जो नीचे के दाएं और बाएं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यूक्रेन का जो कोयला उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा है? डोनेटास्क। यानी डोनेटास्क जो है या यूक्रेन का क्या है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहीं से यूक्रेन का 90% यानी कितना?
90% कोयले का उत्पादन किया जाता है। कहां से? डोनेटास्क से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और दूसरा कथन कह रहा है, वायु पुराण गुप्त की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इनमें से अगर हम लोग देखें तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये बात सही कह रहा है। और वायु पुराण गुप्त की शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश डालता है, ये भी क्या है? ये बात सत्य है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यानी एक और दो दोनों, यानी बोथ राइट, वन या टू दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किया गया था? आईएनएस वगीर को। यानी आईएनएस वगीर को जनवरी 2023 में भारतीय सेना में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और यह किस टाइप की पनडुब्बियां हैं? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है इसमें, इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इनकी शक्तियों का क्या है? केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो यही कथन आपसे क्या है? गलत है। क्योंकि क्योंकि जो ग्राम सभा होती है या किस विषय पर होती है? राज्य सरकार के विषय होता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्यों को दिया गया है। लेकिन इसमें कह रहा है इन शक्तियों का जो निर्धारण होता है वह केंद्र सरकार करती है, जबकि इनकी शक्तियों का निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारा बी वाला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यानी लोटिक परिस्थितिक तंत्र मतलब होता है जिनमें बहाव होता रहे। तो इनमें से कौन सा बहाव होता है? तो नदी। नदी एक ऐसा नदी एक ऐसा तंत्र है जिसको लोटिक परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि नदी में क्या होता है? बहाव होता है। और लोटिक मतलब होता है ढनकते हुए चलना। तो लोटिक इन्वायरमेंट का जो एग्जाम्पल बनेगा वो कौन बनेगा? नदी बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? अगर प्राकृतिक रेशम की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वह नेचुरल जो रेशम होते हैं, यानी नेचुरल रेशम जो होते हैं उनका क्या होता है? घटक होता है। और इसी में कृत्रिम जो रेशम होते हैं उसमें नाइट्रोजन घटक के रूप में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? अगर समुद्री शैवालों की बात की जाए तो या किसके महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं? तो आयोडीन आयोडीन के जो होते हैं समुद्री शैवाल जो हैं काफी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? तो आपको यही बताना है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश के 31 सीटें आवंटित की गई हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ये भी बात सही है। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? यानी दोनों सही है, एक और दो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ झील है एक तरफ देश है, सही सुमेलित नहीं है? तो आपको सही सुमेलित नहीं बताना है। जैसे माराकाइब्रो ये जो है ब्रेंजोला में है, ये बात सही है। ओगेगा ओगेगा जो कनाडा दे रहा है यह सही नहीं है, क्योंकि ओगेगा झील जो है यह कहाँ है? दक्षिणी रूस में है। कहाँ है? दक्षिणी दक्षिणी रूस में है। दक्षिणी रूस में है, जबकि ये कहाँ दे रहा है? कनाडा में दे रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आपसे सही नहीं पूछ रहा है तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बाकी मिशिगन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और बैकाल झील भी कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, बात सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये भी सही है। इन्हीं के द्वारा हुमायूं नामा लिखा जाता है। तीसरा कथन कह रहा है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन की पत्नी थी, जबकि हमीदा बेगम बागम बेगम की बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ना होकर किसकी पत्नी थी? हुमायूं की थी। किसकी थी? हुमायूं की ये पत्नी थी। तो यही वाला सेंटेंस, क्योंकि आपसे गलत सेंटेंस पूछ रहा है तो सी वाला ही सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन बन जाएगा? सी वाला, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन की पत्नी ना होकर यह किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता कितने अध्यायों व खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो है यह 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। यानी इसके 20 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मारीन बायोडायवर्सिटी कौन सा नेशनल सेंटर फॉर मारीन बायोडायवर्सिटी स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो जामनगर में। जामनगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। यानी गुजरात के जामनगर में कौन स्थित है? एनसीएमबी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना, यानी हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो हवा बाईं ओर क्यों विक्षेपित होती है? कोरियालिस बल के कारण। यानी कोरियालिस कोरियालिस बल के कारण जो है हवा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या होती है? विक्षेपित होती है, यानी घूम जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो कौन सा टीका जो डिप्थीरिया से बचाता है? तो टॉक्स स्क्वाइड, यानी टॉक्स वाइड जो टीका है या डिप्थीरिया से क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।